में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश 5 राज्यों का फैसला। क्या होगा फैसला, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, जयपुर से हमारे साथ अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से भी एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। स्वागत है सबका। प्रमोद जी, बात पंजाब की जी, एग्जिट पोल एग्जिट होंगे या फिर कहीं अपने आप को स्टैंड कर पाए? क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ साथ मैं भी कहीं बैठा था तो लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल की साख की भी परीक्षा होगी इसमें। देखो, अगर पंजाब की हम बात करें, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वहां तो 60% 70% एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। क्योंकि जो आम आदमी का बड़ा ये दिखा रहे हैं कि इसमें आम आदमी 70 सीट आएगी, 75 सीट आएगी, जबकि आम आदमी का प्रभाव अगर चुनाव में हम पूरे में घूमे देखा तो मालवा बेल्ट में 62 के करीब सीटों पर इनका प्रभाव रहा। आम आदमी का वर्कर 117 सीटों पे नहीं है। एक मतलब प्रचार जबरदस्त तरीके से रहा कि भाई आम आदमी पार्टी पंजाब में बनाएगी। तो जो चंडीगढ़ प्रेस क्लब और इसकी चर्चा से हम देखें तो लगभग 45-50 सीटें कांग्रेस की बताई जा रही हैं और 35 से 37 तक मुश्किल से आम आदमी पार्टी जाने की संभावना लग रही है। वैसे तो कल सबके सामने हो जाएगा, लेकिन एक अनुमान ये नजर आ रहा है कि इतनी सीटें आएगी। क्योंकि हमने देखो जन टीवी में जो पहले कहा था कि भाई चन्नी 2 सीटों से लड़ेंगे, सबसे पहले हमने जन टीवी में बताया था, आखिर वो 2 सीटों से लड़ेगी। तो एक बड़ा हमने पूरे उसमें घूम के इस चीज को किया है कि लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है कि आम आदमी सरकार पार्टी यहाँ बना पाए, क्योंकि इस बार बड़ा ही चुनाव बड़ा रोचक हुआ है। बड़ी सीटों पर ध्रुवीकरण हुआ है। गांव के वोट अकाली दल ने बहुत ज्यादा लिए हैं, अकाली दल को वोट बहुत मिले हैं गाँव में। तो इससे जो वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पंजाब में कांग्रेस बनकर उभरने वाली है। तो तीसरे नंबर पे अकाली। हाँ जी, एक बात यह निकल के आ रही थी कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो है उन्हें फरलो पे बाहर लाया गया। उनके अपने निजी कारण हो सकते, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे जोड़ा जा रहा है। उसका कुछ असर होगा? क्योंकि डेरों का बड़ा वहां पे रोल होता है जीत हार में। देखो, डेरा प्रमुख को निकाला और एक हवा चली थी कि हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ फायदा मिले, लेकिन उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को डेरा प्रमुख के आने से नहीं मिल पा रहा। क्योंकि पंजाब में जब उन्होंने थोड़ा एक विवादित ड्रेस का जो मामला हुआ था गुरु साहब का, तो उसके बाद में इनका प्रभाव भी कम रहा, लेकिन इतना फॉलोवर लगा नहीं कि जिन्होंने डेरा प्रमुख के कहने से पंजाब में इतनी वोटिंग करी और दी हो। भारतीय जनता पार्टी तो मुश्किल से यहाँ डबल डिजिट ले जाए तो बड़ी गनीमत आप समझो, ऐसा लग रहा है जो प्रभाव दिखा। तो उसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। हाँ, मैं एक बात आपको बताऊं कि कई सभाओं में कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते दिखे कि आपको मत दो, बजाय बीजेपी को वोट दे दो, खुले। कई वीडियो क्लिप भी चली, आपने शायद देखा सुना होगा। कांग्रेस के लीडर्स बोले अरे भैया आम आदमी को आपको मत दो, ये चोर है, ये है। और एक विवादी जो कुमार विश्वास के जो टिप्पणी के बाद एक विवाद शुरू हुआ, उससे ही प्रभाव पड़ा है, आम आदमी का बड़ा डैमेज हुआ इससे। और मतलब कांग्रेस ने अगर वोट उधर ट्रांसफर करवा दिए रात रात, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है कि ये फायदा मिलेगा। बिल्कुल। चलिए प्रमोद जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, मैं बात पंजाब की, क्योंकि निगाहें सबकी वैसे तो सभी राज्यों पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी टिकी हुई है, लेकिन मैं पंजाब के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। किसान आंदोलन की कोई झलक नजर आ सकती है इस इलेक्शन में? और दूसरा, प्रधानमंत्री जब जा रहे थे, आपको ध्यान होगा कि वेदर, थोड़ा बैड वेदर की वजह से उनका प्लेन और बाई रूट 120 किलोमीटर की जर्नी के लिए उन्होंने तय किया, काफी विवाद हुआ। ये सब कुछ चीजें मायने रखेंगी? तो जैसे कि अभी सर ने बोला, वशिष्ठ सर ने, कि इस बार जो पंजाब का इलेक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे मुद्दे उठकर आए हैं, बहुत सारी पार्टी सामने आई हैं। जिस तरह से कांग्रेस का एक वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग पिलर था, कांग्रेस ने अपना होल्ड रखा हुआ था। इस बार वहां पर 5 अलग अलग पार्टीज जो है वो वोट्स जो है वो डाइवर्सिफाई हो गए। उसके बीच में ये मोदी जी का मुद्दा आया, किस तरह से वहां पर जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क आया। तो बहुत सारी जो थी सहानुभूति वो गई उनके साथ, बीजेपी के साथ गई।
जिस तरह से पंजाब में बीजेपी का इससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वर्चस्व नहीं था, लेकिन कांग्रेस और आप की लड़ाई के बीच में बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं बनती है। और जहां तक बात जो अभी कहा कि हाँ, आपको जो सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि मेजोरिटी में जा रही है, लेकिन जो दूसरी खबरें आ रही हैं वो ये बोल रहे हैं कि वहां पर हंग असेंबली बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का जो वोट्स है वो डाइवर्सिफाई हुए हैं आप में, और आपके जो वोट्स है वो ये अकाली के इसमें यानी सारे इधर उधर वोट्स हो चुके हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इस कारण कह सकते हैं कि इस बार जो पंजाब के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग रहेंगे ओवरऑल। और डेफिनेटली बीच में फार्मर्स का मुद्दा था, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है बीच में कि जो इन लोगों ने विड्रॉ किए बिल्स, उसके बाद में कुछ फार्मर्स ऐसे हैं कि जो फिर भी बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है, कुछ फार्मर्स हैं जो नहीं है बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड। दोनों, पंजाब में भी यही स्थिति है, यूपी में भी यही स्थिति बोल रहे हैं कि कुछ फार्मर्स हैं जिन्होंने अपना रुख नर्म कर लिया है कुछ पॉलिसीज को देखते हुए, बीजेपी की कुछ उनके वर्किंग मॉडल को देखते हुए। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जो कल का दिन रहेगा, मुझे लग रहा है जैसे रुझान आने शुरू होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। बात उत्तर प्रदेश की अगर हम करें, प्रमोद जी क्या लगता है, हमने बात की थी उस वक्त उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बीजेपी के सामने चुनौती होगी। यूं तो अगर हम बात करें तो बीजेपी हर जगह पे 4 जगह पे, 5 में से 4 जगह पे बीजेपी है पंजाब को छोड़ के। बीजेपी के सामने एक चुनौती ये होगी कि बीजेपी सब जगह वापसी कर सके, लेकिन उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश में कड़ी चुनौती मिली है। एग्जिट पोल क्या रहेंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग एक्चुअल पोल पे या रिजल्ट है उस पर यकीन करते हैं। लोग हैं, अब मीडिया ने ही एक ट्रेंड शुरू किया है, लेकिन अभी भी जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग हैं। मेरी कुछ देर पहले अर्चना जी से बात हो रही थी तो कहा कि एग्जिट पोल के लिए एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वोटिंग से काउंटिंग तक के बीच का जो टाइम है वो कैसे भरा जाए, और पब्लिक बेचैन रहती है कि क्या होगा, तो कम से कम टिकटिकी लगी रहती है कि अच्छा ये चल रहा है, तो 2-3 दिन उसमें निकल जाते हैं। मैं कहूंगा कि एक एंजॉय करने का प्लेटफॉर्म है दर्शकों के लिए और मीडिया के लिए भी। मैं बहुत ज्यादा उसे ऐसे नहीं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल पोल या एक्चुअल रिजल्ट उसे हम कह सकें। मैक्सिमम टाइम धराशायी होते देखे मैंने एग्जिट पोल्स को, तो हम उस तरह से एंजॉय किया उनको। लेकिन यहाँ अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सामने 4 राज्यों में वापसी की चुनौती है। तो क्या वास्तव में जो ताकत बीजेपी ने लगाई उसका कुछ मिल पाएगा, या फिर ये कहें कि हाँ कड़ी चुनौती रही और कुछ भी हो सकता है? देखो योगेंद्र जी, मैं तो एग्जैक्ट पोल को इस तरह मानता हूँ कि जब शादी नहीं हुई और सगाई हो गई तो दूल्हा मतलब प्रेमी हुआ घूम रहा है, एंजॉय कर, लेकिन भैया इसका भी एक अलग ही रोचक, लेकिन उसमें तो तय है कि मैरिज तो होगी ही। मैरिज तो होगी, वो होगी मैरिज, तो रिजल्ट तो आएगा ही ना। तो इस तरह का हो रहा है। लेकिन अगर हम देखे नहीं तो यूपी में भी एग्जैक्ट पोल, मेरी कानपुर बात हुई, लखनऊ एक वरिष्ठ पद है, बड़े जर्नलिस्ट है अशोक पांडे जी, उनसे बात हुई, इलाहाबाद बात हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा बाबा कहीं ज्यादा इतना डैमेज बाबा को नहीं हो रहा है। और भारत और बहुजन समाज पार्टी ने बाबा की जबरदस्त मदद करी है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं कि अगर ये उन्होंने कहा था कि जो विश्लेषक है राजनीति, अगर ये बात सही हुई कि वहां की 60-70% महिलाओं ने सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को छुप के वोट दिया, अगर ये बात सही हुई ना तो आप देखना परिणाम बढ़े। और आप आज जन टीवी में हम चाहे इसको कर दें कि बाबा 225 से ऊपर जाएंगे, तो पूरा इसका जो अपन ने करा। पश्चिम में भी ये 60 सीट लेकर, 55 से 60 सीट लेकर बाबा आएगा। आप इस तरह की जो रुझान जो देखे गए हैं, क्योंकि महिलाओं के वोट मिले हैं सुरक्षा के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से, मुस्लिम महिलाओं के वोट मिले हैं, जो अब ऐसा जो देखा जा रहा है, जो बात की जा रही है इंटरनल। और इलाहाबाद आप देखें, वाराणसी बेल्ट देखें, ये जो हिंदू की अयोध्या। प्रमोद जी जब हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो अतुल मोहन सिंह जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं इस वक्त, एक बार उनका रुख करना चाहेंगे क्योंकि एक्चुअल पोजीशन पे उनसे चर्चा करेंगे। सिंह साहब क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं चुनौती मिली है या फिर कहें कि क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है? म्यूट है सर, आपका अनम्यूट करिए। मोहन सिंह जी आप अनम्यूट करिए, म्यूट है आपके वहां से, इसे अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तब तक मैं प्रमोद जी को कंटिन्यू करना चाहूंगा।
तो ये है कि लखनऊ और इधर जो बेल्ट है इधर सारे में, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है तो यहाँ के अलावा, और किसान का मुद्दा भी आप देखो ना, बड़ी बात देखो आप, किसान का मुद्दा भी इसी बेल्ट में चला। किसान का मुद्दा बताओ कुछ सेकंड पे जो उसके बाद जो हुए उनमें कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका ज्यादा मुझे लगता है कि असर देखा गया। वहां भी देखो, मैं आपको बताऊं, वहां हरियाणा का चुनाव हुआ है, जब हरियाणा में जाट गैर जाट का मुद्दा चला था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये भी बात निकल कर आई है कि ये इसमें गैर जाट और जाट का मुद्दा चला है। जो जैसे जाटों ने ज्यादा वोट उधर दिए तो उधर गैर जाट घूम गया। तो ये जो परिणाम आप देखना, ये तो निश्चित रूप से है कि बाबा मुश्किल ही 100, अब ये बता रहे कि 160 से ऊपर गठबंधन नहीं जा रहा और 225 से ऊपर बाबा आ रहा है। भिवानी का जो सट्टा बाजार पॉलिटिकल रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उन्होंने 190 से वो कल 230 पर आ गई। तो आपका भरोसा सट्टा बाजार पे ज्यादा है कि एग्जिट पोल पे? सट्टा बाजार देखो, सट्टा बाजार पे ज्यादा यकीन करते हैं कि आप एग्जिट पोल पे? नहीं, सट्टा बाजार पे आप देखो, पिछला सट्टा बाजार में आपको आंकड़े से दूंगा फोटो खींच के, तो भिवानी फलोदी का सट्टा बाजार है वो एकदम एक्यूरेट आया था। फलोदी देखना, फलोदी देख लो, भिवानी देख लो, पिछले बार एग्जैक्ट फेल हुए थे। उन्होंने बताई ना हरियाणा में जो सीटें सट्टा बाजार में, वही उधर 30-40 पर आकर टिकी थी इस तरह की। तो एग्जैक्ट तो मुझको एक लग नहीं रहा जी कोई। मैं आ रहा हूं सर आपके पास में। अतुल मोहन सिंह जी, अतुल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अतुल मोहन सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती मिली है या फिर कहें कि कोई चुनौती नहीं थी किसी तरह की? जी हाँ, निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्षी दलों की ओर से कोई बहुत मजबूत चुनौती नहीं मिल रही है और हमारे इस आशय की पुष्टि भी लगभग सभी चैनलों द्वारा दिए गए एग्जिट पोल भी कर रहे हैं। इसके पीछे की मैं एक बड़ी वजह यह मानता हूँ कि वैश्विक महामारी कोरोना जब पूरे देश में और प्रदेश में फैला, इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए डबल राशन का उपहार और उस राशन के साथ में तेल, नमक और दाल, 1 किलो दाल प्रति परिवार देने की जो योजना शुरू की, वो उस योजना ने तात्कालिक लाभ जनता को दिखाया। उसके अलावा जो भयमुक्त प्रशासन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो वोटों के रूप में मुख्यमंत्री के पक्ष में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि मुफ्त राशन और भयमुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश की जनता के सिर चढ़ करके बोल रहा है और यह कल के नतीजे आपकी नजर से। लेकिन मैं अतुल जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, यहाँ कुछ मेरे साथियों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि बीजेपी की बौखलाहट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को लगातार कैंपेन करना पड़ा और उन्हें रुकना पड़ा अपना प्रोग्राम छोड़ करके, या कुछ इसमें कहीं दम है कि या फिर कहें कि सब गासिक चीजें हैं? नहीं, विपक्षी दलों ने ऐसे आरोप कई बार लगाए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के और पार्टी के दोनों के एक तरीके से मुखिया हैं और काशी जो उनका क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र आता है वहां से वो लोकसभा सांसद भी हैं। तो 2022 के बाद 2 वर्ष बाद उनको भी काशी की जनता को अपनी जवाबदेही बतानी है और देश को भी एक रेफरेंडम आना है और वो भी काशी से ही पुनः एक बार लोकसभा सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते भी और पार्टी के मुखिया होने के नाते भी उनकी जिम्मेदारी भी ये बनी और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया और पार्टी के चुनाव की कमान उन्होंने अपने हाथों में संभाली। ये बात सही है और इसमें कोई दोहराय नहीं। उनके चेहरे का भी काफी हद तक लाभ भारतीय जनता पार्टी की इकाई उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आपस की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी लोग बताते हैं। तो उस दोनों जो एक युवा जोड़ी हुई ना कि जैसे कि डबल इंजन की सरकार, जो एक कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में लेकर के आई कि उत्तर प्रदेश के जनता का हित, जनता की सुरक्षा डबल इंजन सरकार के साथ सुरक्षित है। शायद ये संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सफल हुई है। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए पिछले इलेक्शन में मैं देख रहा हूं बहुत सारी चीजें, गोवा और मणिपुर 2 जगह पे कांग्रेस सीनियर सबसे जो कहूं कि लार्जेस्ट पार्टी रही और 2 सीट 3 सीट, जैसे मणिपुर में 3 सीट की कमी रही, वो सरकार नहीं बना पाए, 28 उन्हें मिली थी और 31 पे सरकार बननी थी। बीजेपी ने अपना अड़ंगा लगा के सरकार बनाई। ऐसे गोवा में किया, 28 सीट उनको मिली थी, 13 पे बीजेपी थी, फिर भी सरकार बना गई।
तो अब की बार किसकी सरकार ये तो 10 तारीख तय करेगी, लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष पिछली घटनाओं से सबक लेकर के कुछ अब की बार ज्यादा सिक्योर होने की कोशिश करेगा कि कहीं को झपट के ना ले जाए? क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों में सभी में ये तो आप तय मान के चलिए कि राजनीतिक दलों के आकाओं की करतूत की वजह से भरोसा डगमगा गया कि जो जीत के आ रहा है उसका भी पता नहीं है कि किस मंडी में चला जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो अभी अगर आपने देखा हो कि 8-10 दिनों में जो राजस्थान में हमने देखे पॉलिटिकल घटनाक्रम, कि जिस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी आए, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी स्टेट से एमएलए को यहाँ पर लाया जा सकता है, गोवा के एमएलए को कह रहे हैं शायद छत्तीसगढ़ लेकर जाया जा सकता है, तो देखकर लग रहा है कि ओवर एक्टिव हो रही है कांग्रेस भी। पिछले जो गलतियां की हैं उन्होंने उससे कुछ सीख रहे हैं ये लोग, कि गोवा में तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह को पिछली बार इंचार्ज बनाया था, लेकिन शायद थोड़ा सा स्लो हुआ, एक मौके पे चौका मारना जो एक फ्रेज है, तो मुझे लगता है बीजेपी ने उस पे खेला और सरकार बना ली। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा वो लग रही है, कॉशियस लग रही है। इन्होंने अपनी पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई है, गहलोत जी काफी एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ किस एमएलए को कहाँ जाना है, किस तरह से पॉलिटिकल कैंपिंग फेंसिंग करना है, ये सब चीजों पे काफी अच्छे से सोच विचार हो रहा है, और उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार वो गलतियां नहीं दोहराएगी कांग्रेस। बिल्कुल। प्रमोद जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर 4 जगह पे मेजरली फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पार्टी की कितनी इज्जत बच पाती है या कितनी सीटें ले पाती हैं, प्रियंका गांधी ने कैंपेन में कोई कमी नहीं छोड़ा और उन्हें मीडिया में भी काफी उन्हें तवज्जो दिया, क्योंकि उनका अपना एक ये कहूं कि ग्लैमर समझिए या फिर प्रियंका गांधी का अपना एक नाम है। अब वो जिस स्टेज से वो ताल्लुक रख रही हैं और महासचिव के नाते काम कर रही हैं, वहां बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ही लोग फाइट में गठबंधन मान लीजिए इनको, उस तरह से काम किया उन्होंने। तो कांग्रेस का जो रोल है अब की बार पिछली घटनाओं से कुछ सबक ले रहे हैं, जैसे अर्चना जी कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस बहुत ही फूंक दे के पांव रख रही है। देखो योगेंद्र जी, मान लो आपके जिले में कोई एसपी आया, सबके हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, अच्छा बड़ा अच्छा आदमी है जी, एसपी अच्छा आदमी है, लेकिन वहाँ क्राइम बढ़ रहा है। तो वैसे एसपी का क्या मतलब? अगर पुलिस है तो उसका मेन ड्यूटी क्या है? मेन ड्यूटी है कि वो स्ट्रॉन्ग रूप से अपराध को रोके। ऐसी प्रियंका, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपसे कहते हुए कि राहुल गांधी के बाद उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी फेल हो रही है। और इतना प्रियंका गांधी का फेल, इतनी पुरानी पार्टी, हाँ देखो अफसोस करो है बड़ा कि इतनी पुरानी पार्टी का ये हाल। तो 10 आदमी 50-100 आदमी की भीड़ करके आपको ये कह रहे कि मैंने इतना काम कर दिया। व्हाट इज दिस? ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, क्योंकि राहुल गांधी भी फेल हुए, प्रियंका गांधी फेल हो रही है, कोई इनका खड़े नहीं पा रहे। बिल्कुल मतलब जमीन पर कांग्रेस है ही 400 नहीं। मैंने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब, यहाँ पे क्या लग रहा है स्ट्रेटेजी है ठीक दिशा में जा रही है कांग्रेस? देखो मणिपुर में तो बीजेपी लिख लो आप, है ना। गोवा में हो सकता है कि चांस पड़ जाए ना, उत्तराखंड आएगी कांग्रेस ना, बिल्कुल नीचे, ये कम से कम 20 सीट का फर्क आप देख लेना, कल के जन टीवी में घोषणा कर दो। क्योंकि बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे जो चर्चा के आधार पे, वहां भी हिंदुत्व का मुद्दा जबरदस्त चला है उत्तराखंड में। लोग क्या वो कर रहे हो तो आपको लगता है कि विकास से ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए यूपी और उत्तराखंड में तो हिंदुत्व का मुद्दा चला है। और मैं तो ये मानता हूँ, जो मेरी बात नहीं कर रहा मैं, लोगों से चर्चा करने के बाद में, कि यूपी में 70% योगी चला है और 30% ही मोदी चले हैं, क्योंकि उनका जो सुरक्षा का मुद्दा है ना, हर जगह यही चला है। आप अपने बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं लखनऊ से, इनको शायद इसका कि योगी ज्यादा चलेगा नहीं, बताओ, पूछो आप सच्चाई में। मोदी वहां 30% है। और बहुजन समाज पार्टी क्यों घूमी है? बहुजन समाज पार्टी का इसलिए, बहुजन समाज पार्टी अब ये भी कह रही है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी और बीजेपी की सीटें कम आई तो हम उनको समर्थन दे देंगे। ये क्या है? सारा ये डर है। बुलडोजर क्यों खड़े खड़े किए गए सभाओं में? ये सारा एक भय है। बस एक सिर्फ मुद्दा जबरदस्त तरीके से चलाया वहां, भयमुक्त प्रशासन का जबरदस्त। और ये मुद्दा उत्तराखंड में भी चपेट में ले गया कांग्रेस को। और कांग्रेस तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे गहलोत जी हो, अभी चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान की बात हो, कुछ हो, या यूपी के बाद में एक बड़ा मंथन करना पड़ेगा। एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है कांग्रेस को। अगर इन्होंने
इस मोह को नहीं त्यागा कि गांधी परिवार ही अध्यक्ष में रहेगा तो कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल आप देख सकते हो। चले जी, आपके भाई साहब की बात से जी भाई साहब की बात में एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कांग्रेस जी हाँ बड़े भाई साहब की बात में एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के संदर्भ में। कांग्रेस यहाँ काफी लंबे समय बाद सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जैसे कि चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से उसके हिस्से सिर्फ एक सीट जा रही है। पिछली बार उनके 7 विधायक थे, इस बार उनके हिस्से सिर्फ एक सीट जा रही है और वो भी प्रतापगढ़ की एक सीट है रामपुर खास, जहां पर प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना चुनाव लड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, मतलब उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो कांग्रेस एक सीट जीत भी रही है, वो भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी और कह लीजिए कि लगभग सारे प्रदेशों में अपना कैडर रखने वाली कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में सिर्फ वोट कटवा की हो गई। चलिए मैं माफी चाहूंगा तमाम हमारे चलिए मोहन सिंह जी मैं लौटूंगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो चलिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ से, उनके अपने विचार हैं और पूरी एक्सरसाइज उन लोगों ने की है। अब कितनी खरी उतर पाएगी ये परीक्षा की बात है और देखना होगा कि 10 तारीख के परिणाम क्या लेकर के आते हैं, उसका इंतजार सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।